हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओपन ग्रेव। आज की हमारी कहानी पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर मिस्ट्री फिल्म होने वाली है। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों के आसपास घूमती है जो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब क्या है इस उलझी हुई कहानी का राज, जानेंगे हम आज की इस शानदार स्टोरी ओपन ग्रेव में। इसलिए अब समय को और ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चले शुरू करते हैं कहानी को। इस कहानी की शुरुआत ढेर सारी लाशों के बीच एक गड्ढे में जॉन नाम के बंदे को दिखाते हुए होती है। जॉन को अभी अभी होश आया है, मगर उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ी हुई है। जल्द ही जॉन की बॉडी सही हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो कब से इस गड्ढे में है। होश में आती जॉन अपने आसपास छानबीन चालू कर देता है, जहाँ उसको एक गन दिखाई देती है। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ कोई उसको लगातार देख रहा होता है, मगर ना जाने क्यों ऊपर खड़ा हुआ वो इंसान जॉन की मदद करने की बजाय वहां से चला जाता है। जल्द ही एक बार फिर वो इंसान वापस आता है और जॉन की मदद के लिए एक रस्सी को गड्ढे के अंदर फेंक देता है। रस्सी की मदद से जॉन गड्ढे से बाहर आ जाता है, लेकिन वो इंसान यहाँ से जा चुका होता है। जॉन जंगलों से होकर एक घर में जा पहुंचता है, जहाँ कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। घर में घुसते ही ल्यूकस नाम का एक बंदा जॉन पर अपनी गन तान लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा होता है कि इन सभी मौत का कारण यही इंसान है और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये हमको भी मार देगा। जवाब में जॉन भी अपनी गन ल्यूकस पर तान लेता है। सब यहाँ एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आए हैं। दरअसल यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। सब लोग समझ चुके थे कि लड़ाई से इस बात का कोई हल नहीं निकलने वाला है, इसीलिए सब लोग बैठकर बात करने लगते हैं और अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी भी सेम जॉन की तरह अकड़ी हुई होती है। उसे शांत करने के बाद सब लोग अपनी पॉकेट्स को चेक करते हैं, जिनमें से माइकल, शैरन और लूकस की पॉकेट्स में से उन्हें उनके पुराने आईडी कार्ड्स मिलते हैं। इसीलिए अब हम उन्हें उनके नाम से ही बुलाएंगे ताकि कहानी समझने में आसानी हो। यहीं पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो देखने में जापानीज या फिर कोरियन लग रही होती है, लेकिन ये लड़की बोल नहीं पाती है, इसीलिए हमें इसका नाम नहीं बताया गया है। मगर कहानी को आसान बनाए रखने के लिए हम इसको किमिको नाम से बुलाएंगे। किमिको को सब कुछ मालूम होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। किमिको ने जॉन के गड्ढे से बाहर निकलने में मदद की थी, मगर बदकिस्मती से यहाँ कोई उसकी लैंग्वेज को समझता नहीं है। किमिको अपनी लैंग्वेज में पेपर पर लिखकर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाता है। यहाँ किसी को भी किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। सब भरोसे की बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी किसी पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं करता है। खासकर लूकस तो जॉन को ही इस कत्लेआम का जिम्मेदार मान रहा होता है। इसलिए सब लोग घर को अच्छे से चेक करते, जहाँ एक कमरे में कपड़े, दूसरे में खाने का सामान और लास्ट वाले में ढेर सारे हथियार मिलते हैं। माइकल गन को देखते ही उसे ऐसे होल्ड करता है जैसे वो सालों से यही करता रहा हो। भले ही माइकल की याददाश्त चली गई हो, लेकिन उसकी मसल मेमोरी को अभी भी सब कुछ याद है। वही पास ही के एक रूम में उन्हें एक कैलेंडर दिखाई देता है, जिसमें 18 तारीख यानी परसों की डेट मार्क होती है। शायद उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, किसी को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है। तभी किमिको माइकल को अपने हाथ पर बने एक निशान को दिखाती है, साथ ही उसको कुछ बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन माइकल चाह कर भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। इस घर में उन्हें कुछ मेडिसिन भी मिलती हैं, जिनकी मदद से घायल लोग अपना इलाज करते हैं। ये लोग आगे कुछ समझ पाते उससे पहले ही किमिको जंगल की तरफ भागने लगती है, इसीलिए दो लोग घर पर रुककर पहरेदारी करते हैं। वहीं जॉन, लूकस और शैरन किमिको का पीछा करते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। रास्ते में जॉन को कुछ विजुअल्स आते हैं, जिसमें वो एक लड़की की बॉडी को खींच रहा होता है। इस लेडी के शरीर पर एक सी हॉर्स का टैटू भी मौजूद होता है, मगर इस विजुअल से जॉन कुछ समझ नहीं पाता है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते वक्त खुले आसमान को देखकर ये तो साफ पता चल रहा होता है कि ये लोग शहर से काफी दूर हैं। तभी जंगल में जॉन को पेड़ से लिपटी हुई 2 डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनके शरीर के चारों तरफ तार लिपटे होते हैं। दूसरी ओर घर में मौजूद नेथन को पता चलता है कि वो स्पेनिश, फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज को काफी अच्छे से पढ़ सकता है। माइकल उसको समझाता है कि भले ही हमको कुछ याद ना हो, लेकिन हमारी मसल मेमोरी को अभी भी सब कुछ याद है। दूसरी ओर जंगल में किमिको का पीछा करते हुए जॉन, लूकस और शैरन एक पुराने से शेल्टर के पास जा पहुंचते हैं, जहां किमिको चेन से बंधी हुई एक औरत को खाना खिला रही होती है। अचानक जॉन को अपने सामने देखकर वो औरत एक कोने में जा छुपती है।
शैरन उस औरत की तरफ बढ़कर उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उल्टा शैरन पर ही हमला कर देती है। ये देखकर जॉन उस औरत पर वार करके उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। उस शेल्टर में एक कैमरा लगा होता है, यानी कि कोई ये सब देख रहा है। आगे की सच्चाई को जानने के लिए इन्हें जल्द से जल्द मॉनिटर रूम को ढूंढना होगा, ताकि ये जल्द से जल्द सच का पता लगा सके। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं, जहाँ नेथन जॉन को बताता है कि मैं कई सारे लैंग्वेजेस को पढ़ सकता हूँ। अगली सुबह माइकल सभी पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि रात को कोई भी उसे अपने साथ जंगल में नहीं ले गया था, और ऐसे ये लोग आज सुबह भी कर रहे हैं। माइकल उनसे कहता है कि तुम सब में से मेरा निशाना सबसे बेस्ट है, इसीलिए तुम लोग मुझको अपने साथ ले चलो। लेकिन जॉन उसे घर पर रुककर किमिको का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके बाद ये तीनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद माइकल किमिको से बातें कर रहा होता है, जो कि किमिको को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और तभी अचानक माइकल को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। माइकल घर का दरवाजा बंद करके किमिको को घर के अंदर लॉक कर देता है और खुद आवाज की तरफ निकल जाता है। जल्द ही वो एक आदमी को तारों में बंधा हुआ देखता है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। माइकल पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी माइकल के ऊपर हमला करके उसके गले में स्टैब कर देता है, जिससे माइकल बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में घूमते हुए ल्यूकस, जॉन, नेथन और शैरन को दो कार मिलती हैं, जिसमें से एक गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी थी, वहीं दूसरी कार में फ्यूल नहीं होता है। जल्दी हम देखते हैं कि धीरे धीरे ल्यूकस की तबीयत खराब हो रही है, मगर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता है। तभी उन्हें कार में एक ग्रुप फोटो मिलता है, जिसमें जॉन नहीं होता है, जिसको देखकर ल्यूकस कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये बंदा हमारे ग्रुप का नहीं है। मगर तभी जॉन कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये फोटो मैंने ली हो। जॉन की बात में पॉइंट होता है, इसीलिए सब लोग उसकी बात को मान लेते हैं। जल्द ही किमिको इनके पास आकर सबको माइकल के पास ले जाती है। माइकल की ऐसी हालत देखकर शैरन उसको बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है और माइकल उनके सामने ही अपना दम तोड़ देता है। माइकल के मरने से सभी लोग काफी दुखी होते हैं, खासकर किमिको को काफी गहरा सदमा लगा होता है। तभी तारों में लिपटा हुआ वो आदमी एक बार फिर से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर जॉन उसको शूट करके मार डालता है। इसी के साथ यहाँ एक बार फिर से जॉन को उसी लेडी के विजुअल आते हैं, जिसमें वो किसी लेडी को घसीट रहा होता है। कुछ समय बाद गाड़ी को धक्के की मदद से स्टार्ट करके जॉन और शैरन आगे की खोजबीन करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। दरअसल जॉन सिर्फ और सिर्फ शैरन पर ही यकीन करता है, जिसके बाद जल्द ही शैरन और जॉन एक बिल्डिंग के पास जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। उन्हें देखते ही बच्चा खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। जॉन उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, जिसके जवाब में वो लड़का उसको बताता है कि जॉन तुम यहाँ से चले जाओ, कल वो लोग आने वाले हैं। जॉन उसको बाहर बुलाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता और अपना कुत्ता जॉन की तरफ छोड़ देता है। कुत्ते को देखकर जॉन चिल्लाने लगता है, जिस वजह से शैरन की हालत काफी खराब होने लगती है। वहीं सेम इसी तरह घर पर ल्यूकस की हालत भी काफी खराब होती है। उसे कुछ याद आता है और एहसास होता है मानो उसे किमिको की रक्षा करनी है। किमिको उसको शांत करती है। तभी नेथन आकर किमिको से कल रात के इंसिडेंट के बारे में पूछता है। दोनों मिलकर एक बार फिर से उसी शेड के पास जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी है। तभी अचानक नेथन को याद आता है कि यहाँ पर एक और रास्ता है। किमिको उसको काफी रोकती है, लेकिन नेथन उसकी एक नहीं सुनता और जल्द ही नेथन एक उजड़े हुए गांव के पास जा पहुंचता है, जहां उसे एक टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसे पहनते ही उसको यहाँ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। वहीं किमिको घर वापस आकर ल्यूकस से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ल्यूकस उसके ऊपर हमला ना कर दे। जबकि उधर नेथन एक घर के अंदर एक लेडी के हाथों में मरे हुए बच्चों को देखता है। ये देखते ही नेथन उस घर को वहीं पर लॉक कर देता है, ताकि वो लेडी उसके ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन तभी वहां पर और भी लोग आ जाते हैं। अब जैसे तैसे नेथन खुद को बचाकर अपने घर पर वापस पहुंचता है, जहां ल्यूकस घर के बेसमेंट को चेक कर रहा होता है। बेसमेंट देखने में एक लैब जैसा लग रहा होता है, जहां पर वो फास्ट फॉरवर्ड करके एक वीडियो को देखता है, जिसमें जॉन उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगा रहा होता है। ल्यूकस इस वीडियो को गलत समझ लेता है, जिस वजह से उसे जॉन पर काफी गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जॉन ही है जो सबको मार रहा है। इसीलिए शैरन और जॉन के घर वापस आते ही ल्यूकस उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देता है। शैरन को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए ल्यूकस उसको भी वही वीडियो दिखाता है। शैरन भी वीडियो को अच्छे से नहीं देखती है और जल्दबाजी में वो भी जॉन को किलर समझ लेती है,
क्योंकि उस वीडियो में जॉन उन सब पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसीलिए ल्यूकस जॉन को बेहोश करके उसी गड्ढे के पास ले जाता है जहाँ से वो आया था। यहाँ जॉन के होश में आते ही ल्यूकस उसको गड्ढे में जाने के लिए कहता है। अब मरता क्या ना करता, इसीलिए ल्यूकस गड्ढे के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचते ही जॉन को टैटू वाली औरत की लाश दिख जाती है, जिसको देखकर उसे काफी कुछ याद आ जाता है। इधर घर में ल्यूकस काफी एग्रेसिव हो जाता है और सब पर अपनी धौंस जमाने लगता है। इसीलिए शैरन ठीक उसके बगल में फायर करके उसको यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब ना चाहते हुए भी ल्यूकस अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगता है, मगर जाते जाते ल्यूकस किमिको पर हमला कर देता है, जिसको वो किस करने लगता है। तभी शैरन आकर एक और फायर करती है, जिससे डरकर ल्यूकस वहां से कूदकर भाग जाता है। इधर जॉन लाशों की बदबू से मारा जा रहा होता है। तभी किमिको आकर उसको बाहर निकाल लेती है। किमिको उसे जमीन पर लिखकर समझाती है कि कल 18 तारीख है, लेकिन जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। घर वापस जाते वक्त जॉन किमिको से घर जाने के लिए कहता है। वहीं वो खुद उसी बिल्डिंग की तरफ वापस चला जाता है जहाँ उसे वो बच्चा मिला था। बिल्डिंग में पहुंचकर उसे वो बच्चा तो नहीं मिलता, मगर जॉन को याद आने लगता है कि उसने एक व्हाइट कलर का आइस बॉक्स किसी को ले जाने के लिए दिया था, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पाया था कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा था क्या। अब तभी अचानक उसे खटखटाने की आवाज आती है, जिसे चेक करने पर जॉन देखता है कि एक आदमी दीवार पर अपना सर मार रहा है। वहीं एक लेडी पागलों की तरह जॉन की कार की चाबी निकल जाती है। जॉन इस लेडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर तभी अचानक वो औरत जॉन के ऊपर हमला कर देती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी जॉन को उस लेडी को मारना पड़ता है। अब यहाँ जॉन को एक रास्ते का विजन आता है, जिसको फॉलो करने पर उसे 2 कार मिलती है, जिसमें से एक कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है। वहीं दूसरी कार में अस्पताल में मिला बच्चा होता है। उसके साथ उसकी दादी और उसकी माँ होती है। इस बच्चे की माँ की हालत भी यहाँ मौजूद बाकी इन्फेक्टेड लोगों जैसी हो चुकी थी। वहीं उस बच्चे की दादी जॉन को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो उसके ऊपर गन तानते हुए उसे वहीं पीछे रहने को कहती है। जल्दी वो लोग अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉन वही व्हाइट कलर का बॉक्स देखता है, जिसमें कई सारे सैंपल्स रखे हुए थे। तभी अचानक जॉन को याद आता है कि वो किसी की जान लेने वाला क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वीडियो में दिखाए जाने वाले लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ताकि वो बाकी लोगों की जान बचा सके। वहीं इस बॉक्स में वैक्सीन के वो सैंपल्स हैं जो उसने मिलिट्री को देने के लिए किसी के हाथों भेजे थे, मगर किन्हीं कारणों से ये बॉक्स उन तक नहीं पहुंचा है। जॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ल्यूकस एक गाड़ी में आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और जॉन से भागने के लिए कहता है। दरअसल ल्यूकस जॉन को हार्म पहुंचाना नहीं चाहता है। जॉन समझ जाता है कि ल्यूकस की हालत बिगड़ रही है, इसीलिए वो ल्यूकस को एंटीडोट देने की कोशिश करता है, मगर ल्यूकस उससे पहले ही जॉन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर बिगड़ते हालातों को देखकर जॉन एक बड़े से पत्थर को ल्यूकस के सर पर मारकर उसे वहीं पर मार डालता है और तभी अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल ये सभी लोग साइंटिस्ट हैं। ये लोग यहाँ इस महामारी का इलाज ढूंढने आए थे। काम पूरा हो गया था, इसीलिए ये सभी 18 तारीख को यहाँ से निकलने वाले थे, मगर इसी दौरान एक इन्फेक्टेड लेडी जेल से निकलकर इनके ऊपर हमला कर देती है। इसीलिए जॉन नेथन पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि कैदियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसी की थी। इन्फेक्टेड लेडी के हमले की वजह से यहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट इन्फेक्टेड हो चुके थे। इसीलिए जॉन उस लेडी को मारकर अपने बाकी साथियों को एंटीडोट लगा देता है। वो मरी हुई लेडी को घसीटकर उस गड्ढे में डाल देता है। वो खुद को भी एंटीडोट इंजेक्शन करने ही वाला होता है कि तभी एक और इन्फेक्टेड इंसान उसके ऊपर हमला करके उसे गड्ढे में गिरा देता है। लेकिन होश खोने से पहले जॉन कैसे न कैसे वो एंटीडोट खुद को लगा लेता है, मगर इस एंटीडोट का एक साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त चली जाती है। इसी वजह से यहाँ मौजूद किसी भी साइंटिस्ट को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, साथ ही उनकी बॉडी अकड़ जाती है। जल्द ही सभी साइंटिस्ट्स को अपने पास्ट के बारे में याद आ जाता है। शैरन, नेथन और किमिको घर में होते हैं और वो जॉन के लिए एक नोट लिखते हैं, जिसमें एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला लिखा होता है, ताकि अगर गलती से वो लोग मर भी जाएं, तो जॉन दोबारा से एंटीडोट बनाकर आर्मी को दे सके। तभी अचानक बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जवाब में शैरन और नेथन भी उनकी तरफ फायरिंग चालू कर देते हैं। दूसरी ओर जॉन भी भागते हुए अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है। जल्द ही सुबह हो जाती है और आज 18 तारीख है, यानी आज आर्मी उनको लेने आने वाली है। इसलिए नेथन घर से बाहर निकलकर आर्मी वालों को बुलाने लगता है, मगर उसको देखते ही ना जाने क्यों आर्मी उसको शूट कर देती है। ये देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ से जॉन और शैरन एक साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं,
मगर इसी बीच एक इन्फेक्टेड लेडी शैरन पर चाकू से हमला कर देती है। बदले में जॉन उस लेडी को शूट करके मार देता है। जॉन शैरन को लेकर उसी गड्ढे में वापस आ जाता है जहां से वो इस मूवी की शुरुआत में निकला था। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि आर्मी वाले उन्हें मरा हुआ समझकर उनके ऊपर फायर ना करें। इन्फेक्शन से बचने के लिए जॉन शैरन के साथ साथ खुद को भी एंटीडोट दे देता है। बेहोश होने से पहले शैरन उसको वो नोट भी दे देती है जिसमें एंटीडोट बनाने का तरीका लिखा होता है। उसमें लिखा था कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ किमिको का खून है, क्योंकि उस पर इन्फेक्शन का कोई असर नहीं होता है। अब दोबारा होश में आने पर एक बार फिर से जॉन की याददाश्त जा चुकी होती है, इसीलिए उसे उस नोट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। एक बार फिर किमिको उसको उस गड्ढे से बाहर निकालती है और एक बड़े से गड्ढे के पास ले जाकर उसे लाशों का ढेर दिखाती है ताकि जॉन को दोबारा सब कुछ याद आ जाए, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की बात करें तो हमारे हिसाब से शैरन का वो लेटर जॉन की जगह किमिको को देना चाहिए था, ताकि जब जॉन दोबारा होश में आए तो वो उसको सब कुछ समझा सके और वो दोबारा से आगे का एंटीडोट बना सके। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और वो भी एक और नई बेहतरीन कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।